स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी क्लासेस 77 पर लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए कवि परिचय की श्रृंखला में। आज की बहुत ही शानदार क्लास, और वो शानदार क्लास किस पर होने वाली मित्रों? मलिक मोहम्मद जायसी को। जी हाँ मित्रों, वही जायसी जिनका जो निवास स्थान है जायस माना जाता है। जायस कहाँ पड़ता है, इसे आप प्रश्न के उत्तर में देंगे। तो आप ये सेशन देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। किसके लिए? ये हमारे सवालों के लिए। ये हमारे सवालों के लिए हमने बहुत सारी सीरीज चला रखी है, वो सारी क्लासेस आप देखते रहिए। मलिक मोहम्मद जायसी की जीवन परिचय है, और ये देखिए एकदम पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। जिस क्रम में आपके पाठ्यक्रम में कवियों और लेखकों को दिया गया, उसी क्रम में हम क्लासेस भी लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद जो क्लास आने वाली है वो कुतुबन की क्लास आएगी। कुतुबन किसके लेखक हैं आप बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप देखिए कवि जायसी की जो प्रश्नावली है उस पर आप देखिए। लेकिन हाँ, क्लास को प्रारंभ करने से पहले आप अटेंडेंस लगा दीजिए, मतलब हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। पहले जो क्लास के पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है आपकी इस क्लास का। जायसी के आधारित जो प्रश्न हमने बनाया है उसमें पूछा गया है, नागमती किसके माध्यम से अपना संदेश राजा रत्नसेन तक पहुंचाना चाहती है? मित्रों, जायसी की जो प्रसिद्धि की एक बहुत ही कृति है, महत्वपूर्ण कृति, वो पद्मावत है। जायसी ने किसको लिखा था? पद्मावत को लिखा था। अब पद्मावत में कथा किसकी है? पद्मावती की। रानी पद्मावती, राजा रत्नसेन और रानी नागमती, इन पर आधारित ये कहानी है आपकी, जो कुछ ऐतिहासिक है, कुछ काल्पनिक है। तो इसमें आप देखेंगे कथा में राजा रत्नसेन क्या करते हैं, रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। देखिए, हम थोड़ा सा आपको पहले कहानी बता देते हैं, क्योंकि पहला ही प्रश्न है, यदि आप कहानी को नहीं समझ पाएंगे, प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको कहानी पढ़ना पड़ेगा। पद्मावती कथा है क्या? सिंघल नरेश गंधर्व सेन जो थे, गंधर्व सेन कौन? सिंघल नरेश कौन थे? प्रश्न बनता है। गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप गुण में अद्वितीय थी। उसके पास हीरामन नामक एक तोता था। देखिए, कौन सा तोता था? हीरामन। यही हीरामन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, आप इसे पढ़े, नाम को याद रखें। हीरामन नामक एक पालतू तोता था। तोता को सुग्गा भी कहा जाता है ना। वो बहुत ही विद्वान था, और एक दिन पद्मावती से वह उसके योग्य वर के विषय में चर्चा कर रहा था कि राजा गंधर्व सेन ने सुन लिया, और डर के मारे सुग्गा यानी कि तोता उड़ गया। उसने सोचा कि राजा यदि हमको पकड़ लेंगे, दंड देंगे, क्योंकि मैं तो उसके विवाह के बारे में चर्चा करूँ। क्योंकि वो तोता जो है रानी से कह रहा था कि आप इतने सुंदर हैं, आपके योग्य वर कैसे मिले, कि इस बारे में कुछ चर्चा कर रहा था वो। अब गंधर्व सेन ने सुन लिया, वो डर के मारे उड़ गया, जंगल में चला गया। तो उसे एक बहेलिये ने पकड़ लिया। बहेलिया उसे पकड़ लिया, और बहेलिया उसे करता क्या? बहेलिये का काम होता है पक्षियों को पकड़ना, ले जाकर उसे बेच देना। अब उसने बहेलिये ने ब्राह्मण के हाथों उसे बेच दिया। अब ब्राह्मण तोता लेकर क्या क्या करेगा भाई? वो गया राजा रत्नसेन के पास। किसके पास गया मित्रों? राजा रत्नसेन। राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे? तो मित्रों, ये चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे राजा रत्नसेन। राजा रत्नसेन के पास जाकर उन्होंने कहा कि आप इस तोते को खरीद लीजिए। तो राजा रत्नसेन ने 1 लाख, सोचिए तोते कितनी कीमत थी, 1 लाख दे करके उस तोते को खरीद लिया। एक दिन रत्नसेन की रानी नागमती ने तोते से पूछा, मेरे समान संसार में कोई सुंदरी है भी कि नहीं? तोते ने उत्तर दिया और पद्मावती का वर्णन करते हुए बताया कि तुम में और पद्मावती में रात दिन का अंतर है। कितने का मित्रों? रात और दिन प्रकार का। जिस प्रकार रात और दिन में अंतर होता है, उस प्रकार तुम्हारे और पद्मावती में अंतर है। अब इतना सुन करके तो रानी नागमती एकदम टेंशन में आ गई। उन्होंने सोचा कि यदि राजा रत्नसेन सुन लेंगे कि कोई भी सुंदरी, इतनी अत्यधिक सुंदरी है, कोई रमणी है, तो आप मुझे छोड़कर उसे प्राप्त करने के लिए चले जाएंगे। इसलिए उसने तोतों को मरवाना चाहा। तोते को मरवाना चाहा और अपनी दासी को कह दिया कि ले जाओ तोते को मार देना। लेकिन दासी ने तोते को मारा नहीं, बल्कि कहीं छुपा दिया। अब राजा जब वापस आते हैं तो तोते के बारे में पूछते हैं, और फिर जो दासी थी वो डर करके बता देती है कि मेरे पास तो तोता मैंने मारा नहीं है। जब तोता राजा के पास लाया जाता है तो राजा तोते से पूछते हैं, कहानी बताओ, ऐसे क्या स्थिति उत्पन्न हुई, रानी ने तुम्हें मरवाने के लिए भेज दिया? फिर तोता नागमती की सुंदरता का वर्णन करता है, और वहाँ पर देखेंगे जायसी जी ने पूरा नखशिख वर्णन किया है। क्या है मित्रों? नाखून से लेकर के शिखा तक, यानी बालों की चोटी तक आपके पद्मावती की सुंदरता का वर्णन किया है, नखशिख वर्णन करते हुए। अब राजा इतना सुनते हैं, इतना मुग्ध हो जाते हैं, कहा जाता है उनको सुंदरता का वर्णन सुनकर बेहोश हो जाते हैं भाई। होश में आते हैं तो वो राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए चल देते हैं, और 16,000 राजकुमारों को योगी के वेश में बना करके चल पड़ते हैं ये लोग। कहाँ? रानी पद्मावती को लेने के लिए।
अब हम आपको ये बता रहे हैं कि जब रानी पद्मावती को लेने के लिए चले जाते हैं तो रानी नागमती अकेली रह जाती हैं। अब रानी नागमती किस प्रकार से राजा के विरह में जीवन यापन करती हैं, आपके जायसी जी ने 12 मासों का विरह वर्णन भी किया है ना, 12 मासा जिसे आप कहेंगे, 12 मासा का भी वर्णन किया है, किस प्रकार से उनके विरह में वो हैं। अब राजा रत्नसेन वहाँ पर जाते हैं, किस तरह से युद्ध होता है, प्राप्त करते हैं, ये सब तमाम कहानियाँ उसमें हैं। आगे आप बढ़ेंगे, पद्मावती को प्राप्त कर लेते हैं चित्ताड़ में। फिर नागमती उन पर संदेशा भेजती है, कौवे और भंवरे के माध्यम से संदेशा सुनकर के वो आते हैं और रानी पद्मावती रावती एक साथ रहने लगते हैं। फिर रत्नसेन के दरबार में एक राघव चेतन नामक पंडित था। ये भी आप याद रखें, राघव चेतन को शैतान कहा जाता है। राघव चेतन नामक एक पंडित था, उसे अक्षिणी सिद्धि थी और उसने क्या किया था, अमावस्या के दिन पूर्णिमा के चांद को दिखा दिया था। इस प्रकार से मतलब अफवाह फैलाने के, झूठा लोगों को भ्रमित करने के लिए सजा में राजा ने उसे अपने देश निकाला दे दिया और वह बदला लेने के लिए अलाउद्दीन के पास गया और वहाँ बता देता है पद्मावती रानी बहुत सुंदर है, उसे तुम प्राप्त कर सकते हो। अलाउद्दीन दुर्ग पर, चित्तौड़ पर चढ़ाई कर देता है और उसके बाद फिर राजा रत्नसेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। नागमती के अनुरोध पर गोरा बादल, जो गोरा बादल की वीरता कहानी आप सुनते हैं, वही गोरा बादल जो है 16,000 पालकियाँ लेकर दिल्ली गए और उन पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपे हुए थे। क्या कहा उन्होंने कि रानी पद्मावती तो आ ही रहेंगे, साथ ही साथ आपके सैनिकों के लिए भी 16,000 जो सुंदरियाँ हमारे राज्य के वो भी आ रही हैं। अब अलाउद्दीन एकदम फूल के गदगद हो गया कि भाई इतनी सुंदर के साथ में आ रही हैं। अब वहाँ जब पहुँचता है तो पहले शर्त लगाया जाता है कि जो रानी पद्मावती है सबसे पहले वो राजा रत्नसेन से मिलेंगी, उसके बाद आकर के आपके पास आएंगी। राजा रत्नसेन से मिलने के लिए जब जो पालकी भेजी जाती है उसमें जो योद्धा बैठे रहते हैं, लुहार बैठा रहता है, वो लुहार जाकर के राजा रत्नसेन की बेड़ियाँ काट देता है। उसके बाद फिर युद्ध होता है और युद्ध में राजा रत्नसेन सकुशल वापस लौट आते हैं। चित्तौड़ लौटने पर उन्हें मालूम होता है कि पद्मावती को फुसलाने के लिए कुंभलनेर के एक राजा थे, उन्होंने एक दूती भेजी थी। फिर क्या था, वो कुंभलनेर पर चढ़ गए, मतलब कुंभलनेर चले गए उनसे युद्ध करने के लिए। कुंभलनेर के राजा देवपाल और रत्नसेन दोनों युद्ध में मारे गए। जब दोनों युद्ध में मारे गए, अब इधर अलाउद्दीन जो है सोच रहा था कि मैं किसी तरह से पद्मावती को प्राप्त कर ही रही हूँ, वह भी उसे प्राप्त करने के लिए आता है, लेकिन रानी को पता चल जाता है कि जो रत्नसेन थे वो शहीद हो चुके हैं। तो ये नागमती, पद्मावती, ये सारे लोग जो क्या करती हैं, खुद भी जल जाती हैं। और ऐतिहासिक घटना में आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी कथा है ये। तो मित्रों, यह हो गई कहानी ख़त्म, है ना। दोनों रानियाँ सती हो गई और अलाउद्दीन को कुछ नहीं मिला। वो जब किले में प्रवेश करता तो सिर्फ उसके हाथ में राख लगती है, तो वही वो कहता है, छार उड़ाए दीन एक मुट्ठी, मतलब कि दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। यहाँ पर आप देखेंगे जायसी जी ने इस कथा का अंत कर दिया। अब इसमें कुछ जो है ऐतिहासिक हैं, कुछ काल्पनिक हैं, लेकिन जो भी हमारे पद्मावत की कथा तो यही है। अब इतनी कथा हमने आपको सुना दी। अब इसके हिसाब से आप इस प्रश्न का जवाब जब देंगे तो नागमती किसके माध्यम से अपना संदेशा पहुँचा राजा रत्नसेन तक? भंवरा के माध्यम से पहुँचाएगी, कौवा के माध्यम से पहुँचाएगी, कबूतर या बादल के माध्यम से, या फिर ए एवं बी दोनों के माध्यम से? मित्रों, कबूतर के माध्यम से प्राचीन काल में देखेंगे आप चिट्ठियाँ पहुँचाई जाती थी, गाना भी सुना होगा, कबूतर जा जा करके। उसके बाद बादल में आप देखेंगे मेघदूत, जो महाकवि कालिदास जी ने लिखा है मेघदूत। मेघदूत में जो यक्ष था और जब गंधर्व के श्राप से वह अलग जीवन यापन कर से सजा दी गई थी, तो वह अपनी यक्षिणी के पास संदेश भेजता है बादल के माध्यम से। मेघदूत वो कथा है नहीं, बादल के माध्यम से। लेकिन नागमती अपना संदेशा भंवरा और कौवा के माध्यम से भेजती है। अब देखिए, ऑप्शन ए में दे दिया गया भंवरा, ऑप्शन बी में दे दिया गया कौवा। अब आप जल्दबाजी में भंवरे पे ऑप्शन लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, कौवे पे लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है डी, ए एवं बी दोनों के माध्यम से, यानी आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो पद्मावती कथा आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा इस बात को। आगे बढ़िए। अब किस कवि ने कहा था कि सूफी कवियों में एक ही कवि है जायसी, शेष लकीर के फकीर है? बताइए, ऐसा किसने कहा था? हजारी प्रसाद ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन या राम स्वरूप चतुर्वेदी ने? किसने ऐसा कहा था मित्रों? अब देखिए, डॉक्टर बच्चन ने क्या कहा था, जायसी की अवधि की आरघान है, ऐसा उन्होंने कहा था। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रश्न के जवाब में इसका आंसर जो सही हो जाएगा वह किसने कहा था कि सूफी कवियों में एक ही कवि हैं जायसी, शेष लकीर के फकीर। तो आप ये आपके इन्होंने कह दिया था, डॉक्टर बच्चन सिंह ने ही कह दिया था, इस बात को भी उन्होंने कह दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है, आप इसे याद रखें। अगला प्रश्न है, किसी हिंदू कवि द्वारा लिखित प्रेमाख्यानक काव्य क्या कथा कौन सी है? मित्रों, यहाँ पर दिया गया सत्यवती कथा, पद्मावत, चंदायन और चित्रावली। पद्मावत को लिखा था जायसी ने,
उनको हम पढ़ ही रहे हैं। चंदायन को लिख दिया था किसने? दाऊद ने, जिसे आप मुल्ला दाऊद कहते हैं। और चित्रावली को लिखा था उस्मान ने। चित्रावली को लिखा था उस्मान। ये सभी सूफी कवि थे। पद्मावत के लेखक जायसी भी, चंदायन के लेखक मुल्ला दाऊद भी, चित्रावली के लेखक उस्मान भी, ये सभी सूफी थे। लेकिन हिंदू कवि थे, कौन थे? ईश्वरदास। कवि ईश्वरदास जी ने सत्यवती कथा को लिखा था, जो कि हिंदू के द्वारा लिखा जाना एक अद्भुत बात थी। उन्होंने लिख दिया था सत्यवती कथा। देखिए, अब पुराने ज़माने में जितना आप विद्वेष देख रहे हैं कि आज के ज़माने में कोई अगर मुसलमान है, हिंदू के रीति रिवाज का पालन कर दे। एक सिंगर है कोई, यूट्यूब पे गाना गाती हैं, उन्होंने ये हर हर शंभू वाला गाना गा दिया था, तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया था। लेकिन प्राचीन काल में आप देखेंगे, आदि काल में आप देख रहे हैं, सूफियों को पढ़ रहे हैं आप, जो हिंदू कवि हैं वो मुस्लिम परंपरा की रचनाएं कर रहे हैं। और आप देखेंगे जो मुस्लिम कवि है वो हिंदू परंपरा की रचनाएं। अब की जायसी जी ने कन्हावत को ले दिया। कन्हावत में किसका वर्णन किया? कृष्ण भगवान का वर्णन किया। तो पहले ये सब नहीं हुआ करता था, जितनी कट्टरता आज के ज़माने में दिखाई पड़ी है ना। फिलहाल चलते हैं, हम इसको आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न है, जायसी कहाँ के रहने वाले थे? मित्रों, जायसी कहाँ के रहने वाले थे? जायसी अमेठी के रहने वाले थे। अमेठी गौरीगंज के रहने वाले थे। पूरे हरबख्श अमेठी के रहने वाले थे। फिर मोहम्मदपुर अमेठी के रहने वाले थे। कि मित्रों, अब यदि आपने सिर्फ इतना याद रखा है कि अमेठी के रहने वाले, तब तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि अमेठी यहाँ चारों में दे दिया गया है। अब आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तभी बता पाएंगे कि अमेठी में ये जायस के रहने वाले थे। जायसी जो है, जायस में रहने के कारण ही इनका नाम, जो उपनाम पड़ा है, जायसी यही बन गया है। और ये जायस में कहीं से आए हुए थे, मतलब मूल निवासी यहाँ पर नहीं थे। इन्होंने स्वयं कहा था, जायस नगर धर्म स्थानु, तहाँ आय कभी कीन बखानू, तहाँ दिवस 10 पहुने आयो, भा बैराग बहुत सुख पायो। ऐसा कहा जाता है। कुछ लोगों ने इस पंक्ति का अर्थ निकाला है कि यहाँ पर इनकी ससुराल थी, ये पाहुने के रूप में यहाँ पर आए हुए थे, और फिर यहाँ पर उनको जो है अच्छा लगने लगा, विराग की तह में बैठने की कोशिश करते हुए, और यहीं पर आकर बस गए। अमेठी के राजा जो राम सिंह थे, उन्हीं के संरक्षण में भी यह रहा करते थे। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा जायस अमेठी। पहले आप ये देखें, रायबरेली में आया करता था, रायबरेली ही, और अमेठी अलग अलग अब हो चुके हैं वर्तमान में, पहले तो एक ही थे, है ना मित्रों। तो जायस अमेठी के रहने वाले थे। ये आगे बढ़े आप, जायसी का प्रिय अलंकार किसे माना जाता है? जी हाँ मित्रों, जैसे आप देखेंगे तुलसीदास जी को कहा जाता है रूपकों का बादशाह, यानी रूपक अलंकार का प्रयोग उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। रूपकों का बादशाह कहेंगे। उपमा कालिदास से प्रसिद्ध ही है ना, उपमा कालिदास से प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से आपके जो जायसी जी हैं, उन्होंने हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया। उनको उत्प्रेक्षा अलंकार का एक जो भेद है, उसका उपयोग उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिर्फ उत्प्रेक्षा दिया गया तो भी आप टिक कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन उत्प्रेक्षा के सारे भागों में अगर दे दिया गया तब हम हेतु उत्प्रेक्षा को टिक करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। जायसी को किसने भूमिपुत्र कहा था? जी हाँ मित्रों, भूमिपुत्र किसने कह दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम ऋषि बेनीपुर, या फिर वासुदेव सरल अग्रवाल। अब देखिए, हम कथन देखेंगे यहाँ पर। जो आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे, इन्होंने क्या कहा था? जायसी ने अपने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक अव्यंजना रखी है। उनकी सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों की रूपरेखा है, ऐसा कहा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। किसने कहा था मित्रों? राम कुमार वर्मा जी ने कहा था। उसके बाद यदि आप देखें, विजय देव नारायण शाही एक लेखक हैं, जिन्होंने कह दिया था पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेले ट्रेजिक कृति है। इस पर मैंने क्वेश्चन भी कवर किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को आप देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रत्नसेन एवं पद्मावती को आत्मा परमात्मा का प्रतीक माना है ना। उसके बाद इनका जो कथन है बहुत ही प्रसिद्ध है कि क्या कहते हैं, नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होते हुए परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, किंतु प्रत्यक्ष जीवन की एकता का जो अनुभव का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी के द्वारा पूरी हुई। मतलब जायसी की प्रशंसा इन्होंने किया है। अब आप ये प्रश्न देखें कि इन्हें भूमिपुत्र किसने कहा था। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ में। वासुदेव सरल अग्रवाल जी, वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने ऐसा कहा था, क्या जायसी को भूमिपुत्र की उपमा दी थी। पद्मावत में कितने खंड हैं आपसे पूछा जाए, देखिए कितने खंड हैं पूछा जाए तो अलग जवाब होगा, कुल कितने खंड हैं पूछा जाए तो अलग जवाब होगा। कितने खंड है यदि पूछा जाता है तो आप 57 को टिक कर दीजिए, और कुल कितने खंड पूछा जाता है तब आप 58 को टिक करेंगे। यदि 57 और 58 दोनों ही दिए गए तो 58 को टिक करिए, ठीक है मित्रों, क्योंकि एक उपसंहार भी है। एक खंड जो है इसमें उपसंहार को मिला करके आपका बन जाता है ये 58 खंड। और बाकी इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह पद्मावत में कितने खंड हैं, तो 57 खंड हैं। अब चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से किस ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी ने बाबर की प्रशंसा की है?
मित्रों ये जो ग्रंथ है अखरावट, चित्ररेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम, इन सभी रचनाओं को लिखा था आपके जायसी जी ने। अब अखरावट में सबसे पहले देखा किसमें क्या लिखा है। अखरावट में इस ग्रंथ में जायसी ने देवनागरी वर्णमाला, जो हमारी वर्णमाला है, देवनागरी वर्णमाला है ना, जो मैं लिख रही हूँ देवनागरी ही है ये, देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही। इनका मूल विषय सृष्टि की उत्पत्ति है, जो मूलतः इस्लामी धर्म ग्रंथों पर आधारित है। इस ग्रंथ में कवि ने जीव, ब्रह्मा, प्रकृति आदि सैद्धांतिक विवेचना की है। इस रचना के द्वारा कवि की आध्यात्मिक भावधारा को समझा जा सकता है ना मित्रों। यह किसके बारे में है? अखरावट के बारे में। अब आप देखें कि चित्ररेखा जो है इनकी रचना है, यह एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। क्या है मित्रों? प्रेमाख्यानक। ये सूफी कवि प्रेमाख्यानक काव्य बहुत लिखा करते थे भाई। प्रेमाख्यानक काव्य है। इसमें गोमती तट स्थित चंद्रपुर के राजा चंद्रभानु की पुत्री, देखिए राजा चंद्रभानु की जो पुत्री थी उसका नाम था चित्ररेखा। ये जो आपकी रचना का नाम है चित्ररेखा। और ये कन्नौज के राजा कल्याण सिंह के पुत्र प्रीतम कुंवर की प्रणय गाथा का वर्णन करते हैं इसमें। यह सूफी काव्य प्रेमाख्यानक की परंपरा की एक कड़ी को और जोड़ देता है। यानी ये प्रेमाख्यानक काव्य है और इसमें उन्होंने देखा वर्णमाला का, इसमें प्रेमाख्यानक हो गया। अब कहरानामा जो है इस ग्रंथ में जायसी ने आध्यात्मिक विवाह की प्रस्तावना के साथ साथ कहार जात ने प्रचलित प्रथा द्वारा आत्मा परमात्मा के परिणय और मिलन की कथा प्रस्तुत की है। और यह कहरवा नामक लोक धुन पर आधारित है। फिर आखिरी कलाम देखे। आखिरी कलाम में इन्होंने जो है कयामत का वर्णन किया है। किसमें वर्णन है? कयामत का। इसमें इस्लामी मजहब के अनुरूप प्रलय की कथा नियोजित है, जो कुरान पर आधारित है। जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि एक दिन कयामत आएगी और सब दुनिया जो है पूरी है नष्ट हो जाएगी। जिस जो जीवन का आखिरी दिन होगा, पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व का आखिरी दिन होगा, वो आखिरी क्या कहेंगे उसको? कयामत कहेंगे, है ना। तो कयामत का दिन वही होगा जो आखिरी क्षण होगा पूरे ब्रह्मांड का, उसी के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। अब इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बाबर की प्रशंसा भी उन्होंने किस में कर दी है मित्रों? आखिरी कलाम में ही कर दी है ना। आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा कर दी है, उनके शासनकाल में यह रहे थे। आगे बढ़े आप। कहरवा की लोक धुन पर आधारित जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है? कहरवा, अखरावट है, चित्ररेखा है, कहरानामा है, फिर कन्हावत है। मित्रों नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कहरानामा। अभी हमने आपको बताया भी कि कहरानामा जो है आपका, वही इसमें कहारों के एक जो लोक धुनि कहरवा धुनि है उस पर आधारित है। और इसमें आध्यात्मिक विवाह की प्रस्तावना के साथ साथ कहार जाति प्रचलित जो प्रथा है विवाह की, आत्मा परमात्मा के परिणय और मिलन कथा का, जो बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया इसको। फिर आपका जो कन्हावत है, कन्हावत में जायसी ने कृष्ण कथा का वर्णन किया है। देखिए आप एक सूफी कवि हैं ये, उसके बाद भी उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में लिखा है ना। तो ऐसी कट्टरता प्राचीन काल में आप कहें नहीं दिखाई पड़ती जितनी अब वर्तमान में आप देख रहे हैं। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के समकालीन कवि माने जाते हैं मित्रों? किस शासक के समकालीन माने जाते हैं? सिकंदर लोदी, अकबर, शेरशाह या फिर बलबन? मित्रों सिकंदर लोदी के समकालीन तो आपके रहे हैं कौन? कबीरदास जी रहे हैं। कबीरदास जी पर हमने बहुत ही अच्छा सेशन किया, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अकबर के समकालीन कुंभन दास जी रहे हैं। बलबन के समकालीन फिलहाल आप देखेंगे तो अमीर खुसरो जो थे उन्होंने बलबन का शासनकाल देखा था। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन माने जाते हैं। अब देखिए शेरशाह के समकालीन है, इस पर एक कथा है छोटी सी, कितनी सत्य है कितने नहीं तो इतिहास प्रमाणित करेगा। लेकिन मैंने जो पढ़ा के बता रही हूँ कि ये जो जायसी जी थे, जायसी शेरशाह के पास जाते हैं तो शेरशाह इनको देख करके हंस पड़ता है। अब हंसता क्यों है मित्रों? क्योंकि ये इनका जो इनकी एक आँख थी वो खराब थी और चेहरा भी कुरूप था, और इनको एक कान से सुनाई भी नहीं पड़ता था, एक कान से दिखाई भी नहीं पड़ता था, देखने में बहुत कुरूप दिखते थे ये। तो जायसी उनको देखते हुए हंस दिया, देखकर हंस दिया, उनको शक्ल सूरत को देखकर हंस दिया। तो जायसी जी ने क्या कहा वहाँ पर? उन्होंने एक पंक्ति कही, और पंक्ति कही थी उन्होंने, मोह का हंसे से कोहरे, मतलब तुम मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले कुम्हार पर, तुम मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले कुम्हार पर। इतना सुनकर शेरशाह की बोलती बंद हो जाती है और वो लगता है कि भाई मैंने कुछ गलत बोल दिया है। तो बहुत ही गुड़ी व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। तो ऐसा इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा सही वो शेरशाह हो जाएगा। शेरशाह के समकालीन ये रहे हैं। अमेठी के राजा राम सिंह के संरक्षण में भी थे, बाबर की प्रशंसा भी इन्होंने की है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शेरशाह, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है।
मलिक मोहम्मद जायसी कृत पंक्तियों को पहचाने। मित्रों, मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां कौन कौन सी है? प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बूझ लेहु जो बूझे पारहु। नागमती चितौर पथ हेरा, पियु जो गए पुनि कीन्ह न फेरा। होते ही दरस परस था लोना, धरती सरग भयो सब सोना। उपरोक्त में से कितनी पंक्तियां जायसी की हैं? मित्रों, यह प्रेम कथा जो पद्मावत है उसमें देखिए नागमती वियोग वर्णन जो है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। अब नागमती अपने पति के वियोग में है तो वो पंक्तियाँ, ये जो पंक्तियाँ हैं नागमती वियोग वर्णन की है, वह कहती हैं नागमती चितौर पथ हेरा, पिय जो गए पुनि कीन्ह न फेरा। नागमती लगातार उस पथ की तरफ देख रही जिस रास्ते से उनके पिया यानी राजा रत्न सेन गए थे कि वो मेरे पिया मेरे पति चले गए हैं लेकिन वापस अभी तक नहीं आए हैं। बहुत ही हृदय विदारक है इनका वियोग वर्णन। ये 12th के पाठ्यक्रम में था, है ना। तो ये पंक्तियाँ तो उनकी हैं। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये पंक्तियाँ इनकी हैं, सभी हैं कि नहीं हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम पूरे कथनों को, पूरे ऑप्शंस को अच्छे तरीके से पढ़कर तभी दे सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये फिलहाल पंक्तियाँ जो हैं ये तीनों ही जायसी जी की हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन आप देखिए ऑप्शन कैसे दिया गया है। केवल पंक्ति 1 सही है, पंक्ति 1 सही है, केवल पंक्ति 2 सही है, बिल्कुल सही है, केवल पंक्ति 3 सही है, यानी तीनों ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको, सही तीनों ही हैं। लेकिन लास्ट में जो एक निष्कर्ष निकलता है कि सभी पंक्तियाँ जायसी की हैं, यह बात सत्य है। इसलिए आप केवल जल्दबाजी में पढ़कर पंक्ति 1 वाले पे टिक लगा देंगे तो आपको जो नंबर मिलना है वो मिलेगा नहीं, बल्कि जो मिला हुआ है वो भी कट जाएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा माइनस मार्किंग है ना मित्रों। तो आप चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पंक्तियों को पहचाने। कौन कौन सी पंक्तियाँ जायसी जी की है, कौन सी नहीं है, हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे। फिर रोई फिर नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। मित्रों, यह भी नागमती वियोग वर्णन की है कि जो रानी नागमती हैं वो किस प्रकार से तड़प रही हैं, रो रही हैं। फिर आधी रात में पक्षी जो है, विहंगम मतलब पक्षी होता है, पक्षी बोलता है उनसे, उनके पूछता है तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, है ना। संतो मगन भया मन मेरा, आहनिस सदा एक रस लागा, दिया दरी व डेरा। मित्रों, यह पंक्ति जो है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह हो गई मलुकदास की। फिर रोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला है तो जायसी जी की है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कबीरदास जी के कितनी बार मैं आपको बता चुकी, बताते बताते आपको याद भी हो गया होगा। संतो मगन भया मन मेरा, आहन सदा एक रस लागा, दिया दरी व डेरा। तो मित्रों, यह जो कथन है रज्जब जी का हो जाएगा, यानी अब इसको आपने पढ़ लिया। अब ऑप्शन को देखिए, पंक्ति केवल एक पंक्ति जो है वो जायसी की है, ऑप्शन में कहा गया है। केवल पंक्ति 2 जायसी की है, केवल पंक्ति 3 है, फिर सही पंक्तियाँ जायसी की। मतलब सभी पंक्तियाँ नहीं है, केवल 3 भी नहीं है, केवल 2 भी नहीं, केवल 1 जो है वो जायसी की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है और इसकी व्याख्या भी आप हमारे PDF में दे सकते हैं। यदि आप PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF को प्राप्त करने के लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या टेलीग्राम में हमारा चैनल है, उस चैनल में आप ऐड हो जाइए, स्मार्ट 3 क्लास 77 के नाम से है, तो आप उसमें ऐड हो जाएंगे, आपको वहाँ पर निःशुल्क PDF दे दी जाएगी। चलिए प्रश्न पर आते हैं, हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है मित्रों, पूछा गया यहाँ पे जायसी की अवधि की अर्घान है, यह पंक्ति किसकी है मित्रों, बताना आपको। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, बच्चन सिंह की है, फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। मित्रों, यह पंक्ति जो है वो बच्चन सिंह की है, अभी हमने आपको बताया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने ही कहा था जायसी की जो अवधि है अवधि की अर्घान है। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जायसी के संबंध में यह कथन, देखिए कथन क्या है, पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, पर सुखांत और दुखांत का यह मेल महाकाव्य को एक दर्जा और ऊंचा उठा देता है। किसने कहा था? देखिए मित्रों, सुखांत और दुखांत दोनों कैसा होता है। सुखांत तो यह होता है कि राजा रत्नसेन जो बंदी बनाए गए थे वहाँ से उनको छुड़ा लिया जाता है, लेकिन दुखांत इस प्रकार से हो जाता है कि राजा रत्नसेन कुंभल नरेश के द्वारा युद्ध में मारे जाते हैं और रानी नागमती और पद्मावती जो है वो जौहर कर लेती हैं ना। जौहर आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जौहर कर लेती हैं, सती हो जाती हैं, तो ये दुखांत भी हो जाता है। क्या ऐसा कहा था डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने कह दिया था, या फिर कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, या फिर राम कुमार वर्मा ने, या विजयदेव शाही ने?
मित्रों कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा था, पद्मावत में प्रेम की जो व्याख्या की गई है उसमें जहाँ शरीर पक्ष की अवमानना कर सूक्ष्मता की ओर कवि की लेखनी चल देती है, वहाँ ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो कवि हमें आध्यात्मिक प्रेम की झांकियाँ दे रहा है। मित्रों यदि आप कोड वर्ड में याद करना चाहें तो आध्यात्मिक प्रेम की झांकियाँ, इसे आप याद कर लीजिए, परीक्षा में यदि आ जाए तो इसे आप कमल कुलश्रेष्ठ लगा दीजिए। आध्यात्मिक प्रेम की झांकियाँ दे रहा है डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ का कथन है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह जो जवाब आपका क्या हो जाएगा, विजय देव नारायण शाही ने ऐसा कहा है। विजय देव नारायण शाही ने, ऑप्शन नंबर डी पर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्न में से किस कृति में नहीं पाई जाती। मित्रों 5 चौपाई उसके बाद एक दोहा, ऐसा एक चला हुआ था ट्रेड, तो कौन सी कृति में ऐसा नहीं हुआ है? मृगावती में, मधुमालती में, इंद्रावती, पद्मावत में। मित्रों इन तीनों में, मृगावती, मधुमालती और इंद्रावती, इन तीनों में इस परंपरा का पालन हुआ, लेकिन पद्मावती में नहीं हुआ। अब आप देखिए इंद्रावती को लिखा किसने था मित्रों? इंद्रावती को लिखा था नूर मोहम्मद ने, मधुमालती को लिखा था मंझन ने, मृगावती को कुतुबा ने लिखा था। तो इसमें सब में परंपरा का पालन हो रहा है। जो पद्मावती है, पद्मावती में यानी पद्मावत है, पद्मावत कहा जाता है रानी पद्मावती का वर्णन, इसमें पद्मावत नामक ग्रंथ में इस विधि का पालन नहीं किया गया है। तो पद्मावत में किसका पालन हुआ है उसको मैं आगे हम बताने वाले हैं आपको। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रेमाख्यान काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की जो परंपरा है निम्न में से किस कृति में पाई जाती है? जी हाँ मित्रों, यह आ गया इस प्रश्न का जवाब जो अभी हमने कहा था आपसे, चित्रावली, सत्यवती कथा, चंद्रायन, मृगावती। मित्रों इसमें दोहा आप देखेंगे पद्मावत में भी यह परंपरा पाई जाती है, 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की, कड़वक छंद से आप कहते हैं। उसके अलावा साथ ही साथ आप देखेंगे तो यह परंपरा जो पाई जाती है चित्रावली में पाई जाती है। चित्रावली को लिखा कितने साल मित्रों? उस्मान ने लिखा था, है ना। चित्रावली को उस्मान लिखा था, जिनका उपनाम मान था और चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित हाजी बाबा के शिष्य थे। चित्रावली लिखे गई थी मित्रों तो 1613 में लिखी गई थी। अभी प्रेमाख्यान काव्य थी और इसका नायक नेपाल के राजा धरणीधर पंवार। कौन थे मित्र? धरणीधर पंवार, बता देते हैं आपको। नेपाल के जो राजा थे धरणीधर पंवार, धरणीधर पंवार के पुत्र एवं नायिका रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली थी। रूपनगर की राजकुमारी थी चित्रावली। तो उन दोनों की जो प्रेम कथा है वो इसमें है। चित्रावली प्रेमाख्यान काव्य के योगी ढूंढन कवि में कवि ने काबुल, बदरख्वा, खुरासान, रूस, मिस्र, गुजरात, सिंघल द्वीप, अंग्रेजों के द्वीप तक का वर्णन किया है। मतलब समझ रहे हैं यहाँ जो ढूंढ रहे हैं चित्रावली को, इन सब का वर्णन कर डाला है। और इस प्रेमाख्यान काव्य में कवि ने दोहा, चौपाई, छंद शैली का प्रयोग किया। इसकी भी भाषा जो है अवधि है। देखिए कवि जो उस्मान थे उनको अपनी भाषा पर, उनकी अपनी रचना पर इतना गुरूर था कि उन्होंने यह कह दिया था, जाकी बुद्धि होय अधिकाई यान कथा एक कहा बनाई। यदि जिसके पास बुद्धि है, ज़्यादा बुद्धि है, वो अभी से एक कथा बनाकर कह दे हैं, ऐसा उन्होंने चैलेंज कर दिया था। किसने? कवि उस्मान ने। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़िए। जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांतों एवं तत्वों की बातें की गई है? इस प्रश्न का जवाब तो बहुत आसानी से आप दे पाएंगे। पद्मावत में बिल्कुल नहीं है, आखिरी कला में भी नहीं है, कहरानामा में भी नहीं है, अखरावट में भी है। अखरावट में मित्रों जायसी ने वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही हैं और जो इसका मूल विषय व सृष्टि की उत्पत्ति है और इस्लामिक ग्रंथों पर आधारित है। बाकी कहरानामा, जो कहरनामा है, इसमें कहारों की जो एक वैवाहिक पद्धति होती है उसे लेकर के आत्मा परमात्मा के मिलन गाथा का वर्णन किया इन्होंने। आखिरी कयाम में कयामत का वर्णन है और इसमें जो है मुस्लिम परंपरा के अनुसार जो कुरान पर कथा आधारित है वह नियोजित की गई है। पद्मावत कथा मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दी है, यदि आपने नहीं सुनी है तो आप प्रारंभ से क्लास को देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। प्रश्न का जवाब हो जाएगा अखरावट। अखरावट में हिंदी जो वर्णमाला की एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांतों तत्वों की बातें की गई हैं। मित्रों बायोग्राफी ऑफ कबीरदास, जिनका जन्म हुआ था लाहौर तारा में। इनकी माता का नाम यानी पालित माता थी, इनका नाम नीमा था। पिता जो थे नीरू थे। नीरू नीमा नामक जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया था। माता तो आप जानते हैं एक विधवा ब्राह्मणी गर्भ से इनका जो है उद्भव हुआ था। और कहा जाता है कि जो रामानंद थे, रामानंद ने गलती से उस विधवा ब्राह्मणी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। जो कि सिद्ध पुरुष थे तो उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप विधवा ब्राह्मणी को जब पुत्र हो जाता है तो लोग लज्जा के भय से वो लाकर उसे लाहौर तारा नामक तालाब के पास फेंक देती है। वहाँ से फिर नीरू नीमा को मिल जाते हैं, ये पालन पोषण करते हैं। इन सारी कथाओं का वर्णन हमने किया है उस क्लास में, तो आप जाकर के देखें, प्रश्नोत्तर के माध्यम से तैयारी करें हमारे चैनल से जुड़ करके। कवि रैदास और उसके अलावा आपके गुरु नानक जी के जो जीवन परिचय है वह भी हमने सिलेबस में कवर किया है। कवि रैदास की क्लासेस, तो कवि दादू दयाल की क्लासेस, ये सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। देखिए आपको दिख रहे हैं यहाँ पर दादू दयाल, रैदास, गुरु नानक
कवि परिचय की श्रृंखला चल रही है ना हमारी, उसी श्रृंखला में हमने इन सबको लिया है। और मलिक मोहम्मद जायसी क्लास को आप देख ही रहे हैं, पद्मावत के लेखक। अब आगे प्रश्न का जवाब दें। हाँ मित्रों, यदि आपने इन सभी क्लासेस को नहीं देखा, जाकर के देखें, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक, क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं इसको। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ क्लासेस को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत टाइम थोड़ी लगता है उसमें। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बैठ कर आराम से देखिए क्लास को। चलिए बताइए, सत्य कथन बताना आपको। सत्य कथन क्या बताना है? पद्मावत में उपसंहार समेत 58 अध्याय हैं। बिल्कुल है मित्रों, हमने कह दिया था उपसंहार को छोड़कर 57 है, उपसंहार को लेकर के 58 है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानी जाती है। बिल्कुल मानी जाती है भाई। पद्मावत की भाषा ब्रज व यमक अलंकार की बहुलता है। भाई इसमें कहाँ से ब्रज भाषा में नहीं आती, पकड़ लीजिए इसको, क्योंकि जायसी का जो प्रिय अलंकार था उत्प्रेक्षा था, हेतु उत्प्रेक्षा, और भाषा उनकी अवधि थी, तो भाई इसमें ब्रज दे दिया गया। इसका मतलब यह गलत होने वाला 100%, लेकिन अभी पूरी तरह से निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे क्योंकि पूरा पढ़ना है हमको, है ना। जायसी शाहजहाँ के समकालीन थे। शाहजहाँ के समकालीन कहाँ थे भाई, कब बताया हमने आपको। चलिए, कथन 1 व 3 असत्य हैं, कथन 2 और 4 सत्य हैं, कथन 1 व 2 सत्य है, कथन 3 व 4 सत्य हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाए कथन 1 व 2 सत्य हैं। भाई देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका स्पष्टीकरण हमने दिया कि इसमें 57 अध्याय हैं, लेकिन कुल पूछा जाएगा तो उपसंहार मिलाकर 58 हो जाता है। अब पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानी जाती है, बात भी बिल्कुल सही है। पद्मावत की भाषा जो है वो ब्रज नहीं है बल्कि अवधी भाषा है मित्रों, और इसमें हेतु त्वेक्षा अलंकार की बहुलता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। और शाहजहाँ के समकालीन नहीं थे जायसी, ये शेर शाह के समकालीन थे, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। 3 और 4 जो है गलत है, तो सही क्या हो गए, 1 और 2 सही हो गए। रचना एवं रचनाकार सही सुमेलित नहीं है। भाई नहीं है और हैं, इस पर तो विशेष ध्यान देना ही है, तो आपको हर क्लास में बताया जाता है। मधुमालती की रचना मंझन ने की थी 1545 में, बिल्कुल सही है ये। चंदायन ने मुल्ला दाऊद की रचना की थी 1379 में, 100% सही है। पद्मावत ने जायसी की रचना की थी 1556 में, इस पर आप विचार कर लीजिए। रूप मंजरी नंददास की रचना है 1562 में लिखी गई थी मित्रों। इन चारों को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन सा गलत है कौन सा सही है? बिल्कुल मित्रों आ जाना चाहिए। पद्मावत जो है वो लिखा गया था 1540 में, इसे तो बच्चों को याद होना चाहिए, है ना। बच्चों को याद होना चाहिए कैसे? इस प्रकार से जो मेरा बेटा है वो पूछेगा प्रश्न और कहेगा आपसे बहुत कठिन प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप बताएंगी? जब उससे कह दो हाँ बताएंगे, बोलेगा का और ला मिलकर क्या होता है बताओ तो भाई उसी टाइप का प्रश्न है ये हिंदी साहित्य वालों के लिए कि पद्मावत की रचना हुई थी 1540 में। यदि आपने क्योंकि हिंदी से पीजी किया है, भाई आप एक पीजीटी का पेपर देने जा रहे थे, हिंदी से पीजी किया है, इसलिए हम या तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि बेसिक चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। 1540 जो है जायसी का जो कृत पद्मावत है उसका लेखन वर्ष रहा है 1540। इनमें से कौन सूफी काव्यधारा का अन्य नाम नहीं? जी हाँ मित्रों, सूफी काव्यधारा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है इसको जानिए आप। प्रेम मार्गी कहा जाता है, प्रेमाश्रयी कहा जाता है, प्रेम खाना की भी कहा जाता है, लेकिन ज्ञान मार्गी नहीं कहा जाता। ज्ञान मार्गी शाखा के आपके कबीर दास जी हुआ करते थे, संत कवि हुआ करते थे, इसलिए ज्ञान मार्गी नहीं कहेंगे इसे आप, प्रेम मार्गी प्रेमाश्रय प्रेम खाना की कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नागमती वियोग वर्णन का प्रारंभ किस माह से होता है? मित्रों नागमती जो हमारे साहित्य की अमूल्य निधि है वियोग खंड, उसका जो वर्णन है कौन से महीने से होता है? तो वह चैत्र अमावस्या से होता है, आषाढ़ माह से, कुआर नवरात्रि से, फिर कार्तिक माह से। मित्रों होता है आषाढ़ के महीने से, जब बारिश प्रारंभ हो जाती है आषाढ़ के महीने। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, है ना। इस प्रकार की पंक्तियाँ जब पढ़ेंगे तो जैसे ने आषाढ़ सावन भाद्रपद शुक्र कार्तिक पौष माघ अगहन, जितना मतलब पूरा फाल्गुन तक लेकर के उन्होंने आषाढ़ से प्रारंभ किया है और फिर ला कर उसे सावन तक उनके वियोग वर्णन का जो किया है, वियोग किस प्रकार से पौष मास के महीने में उनके ऊपर क्या दशा होती है, वसंत ऋतु में क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों का वर्णन जो है नागमती करते हैं नागमती वियोग वर्णन में। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़ माह से प्रारंभ होता है। और 12 मासा जिसे आप कहते हैं ना 12 मासा वर्णन, ये इसे ही कहा जाता है। तो आप पद्मावत में देखेंगे नखसिक वर्णन भी प्राप्त होता है आपको। पद्मावत में क्या होता है नखसिक वर्णन, यानी नख से लेकर के शिखा तक सुंदरता का वर्णन किया उन्होंने किसके, पद्मावती की। फिर यहाँ पर नागमती की विरह गाथा का जो वर्णन करते हैं वो 12 मासा वर्णन, 12 महीने का उसका जो वियोग की दशा उसका वर्णन करते हैं। तो दोनों ही विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में।
जैसे के संबंध में यह कथन किसने कहा था मित्रों? क्या डॉक्टर नगेंद्र ने कह दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, विजय देव नारायण शाही ने कहा था, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था? चारों जो ऑप्शन हैं अब उनको पढ़िए ध्यान से, फिर जवाब दीजिए। विजय देव नारायण शाही जी ने ऐसा कह दिया था कि जैसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में है ना मित्रों? तो जवाब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आगे बढ़िए। जायसी की प्रसिद्ध रचना जो है वो पद्मावत। पद्मावत किस भाषा में है आपसे पूछा जा रहा है। पद्मावत किस भाषा में है? क्या मगही में है, खड़ी बोली में है, या फिर ब्रज में है? इन चारों को जब आप पढ़ेंगे उसके बाद जवाब देंगे। पढ़ लीजिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन गलत देखिए, गलत बिल्कुल नहीं करना है आपको। टाइम आप ले रहे हैं पढ़ने में, क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि जब आप गलत कर दोगे तो आपको नंबर कहाँ से मिलेगा भाई? एक एक नंबर आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी पद्मावत लिखी गई है वह लिखी गई है अवधी भाषा में, से आप बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, और अवधी भाषा दे दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि अवधी भाषा में पद्मावत की रचना हुई है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। आगे बढ़िए आप। जायसी ने आखिरी कलाम किसके शासनकाल में लिखी थी मित्रों? जी हाँ, आखिरी कलाम बाबर, जहांगीर, सिकंदर लोदी या फिर अकबर के शासनकाल में। इन चारों में से आप देख रहे हैं ये चारों बेहतरीन शासक रहे हैं। बाबर के शासनकाल में आखिरी कलाम लिखित, क्योंकि उसमें उनको प्रशंसा की उन्होंने। मित्रों, हमें बाबर और जायसी, ये जो सिकंदर, जहांगीर वगैरह हैं, इनसे याद आया कि इतिहास की भी क्लासेस यदि आप हमारे में आपने सोशल से किसी ने भी अप्लाई किया है तो इतिहास कुछ बहुत ही शानदार क्लास हमारे चैनल पर चलाई जा रही है, आप उसे जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जय मुख देखाते हंसा, सुनते ही आए हूँ आंसू। यह पंक्ति किस रचनाकार के बारे में कही गई है? मित्रों, हमने आपको बता दिया था कि जो जायसी थे वो देखने से कुरूप थे, क्योंकि उनकी एक आंख भी काम नहीं करती थी, कान से सुनाई नहीं देता था, और चेहरा भी उनका भद्दा था। तो जायसी यह कहते थे, जे मुख देखते ही हंसी, मतलब जो मेरा मुंह देखता है वही हंसता है, सुनते ही आए आंसू। लेकिन जब हमारी बातों को, जायसी की बातों को जब कोई सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इतने बेहतरीन लेखक थे वो, क्योंकि देखिए किसी की अच्छाई का या बुराई का अंदाज़ा आप उसकी शक्ल से नहीं लगा सकते हैं। जैसे अगर देखने में खराब दिखते थे तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो खराब लिखते रहे। देखिए उन्होंने हमारे साहित्य को एक अमूल्य निधि दी है पद्मावत के रूप में, जिसे आज तक हम पढ़े। पता है ये 1540 में लिखी गई है और आज हम 2023 में उसे पढ़ रहे हैं। तो यह क्या थी? यह उनकी गुणवत्ता का ही परिचय है ना। तो ऑप्शन नंबर डी पे दिए गए हैं जायसी, और जायसी हो जाएगा सही। जहाँ मित्रों घनानंद दिया गया है, बोधा दिया, कबीरदास जी दिया गया है, लेकिन सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा जायसी। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं जायसी जी। जायसी जो आप देख लीजिए, हम जायसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो क्लास है ये आज की वो जायसी पर आधारित है। अधिकतर प्रश्न आपको जायसी के ही उत्तर मिलेंगे, है ना। किस विद्वान के अनुसार, देखिए पढ़िए इसको आप, किस विद्वान के अनुसार जायसी ने रतन शेखर कथा के आधार पर पद्मावत की रचना की थी? जी हाँ मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरदेव बाहरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद। इन चारों लेखकों को पढ़ने के बाद आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? किसने ऐसा कह दिया था कि जो जायसी ने पद्मावत की रचना की है वह रतन शेखर कथा के आधार पर इसकी रचना की? तो ऐसा कहा था हरदेव बाहरी। डॉक्टर हरदेव बाहरी की जो व्याकरण की किताब आती है बहुत ही प्रमाणिक मानी जाती है, आप उसे भी ले लीजिए, पढ़िए, कंपटीशन तैयारी के लिए बहुत अच्छा होगा। और उन्होंने ऐसा कहा था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस विद्वान ने कहा था कि सूफी कवियों में एक ही कवि है जायसी? शेष लकीर के फकीर हैं। कौन है मित्रों? शेष लकीर के फकीर हैं डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर नगेन, कबीरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कबीरदास जी ने कुछ नहीं कहा था, डॉक्टर नगेन ने नहीं कहा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने ऐसा कह दिया था लकीर के फकीर है। बाकी सब आप कोड वर्ड से याद रख सकते हैं। लकीर के फकीर किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कह दिया था लकीर के फकीर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मित्रों, बायोग्राफी ऑफ रैदास को हमने कवर किया है बहुत अच्छे तरीके से, और उनकी पंक्तियां आप देखिए। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा अमान्य होई न वैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी। इस प्रकार कोटेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सारे प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो तैयारी कर रहे हैं वो सब आपको मिल जाएगा हमारी क्लास में। यदि आपने नहीं देखा जाकर देखिए रैदास के बारे में जो है बायोग्राफी ऑफ रैदास को आप देखेंगे, और हिंदी में पूरा कवर किया, जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इन सभी से हमने उनको लिया है। जाके कुटुम सब ढोर ढोवन थे फिरे अजो बनारसी आसपासा, आचार्य सहित विप्र उरही दंडवत तीन तनय रविदास दासा दासा। मित्रों, जिनके मन में इस प्रकार की भावना थी, उनको अपनी जाति को लेकर किस प्रकार से रैदास जी के मन में विचार थे, और गंगा माता जी ने उनको वरदान दे दिया था क्या, इस तमाम कथाओं का वर्णन जो है आपको मिल जाएगा रैदास जी के जीवन परिचय के बारे में। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहा जाता है ना,
जो से पंक्तियाँ किसकी हैं, संत रैदास जी की हैं। इन सब के बारे में आप पढ़िए हमारे चैनल पर आकर के, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दादू दयाल की पंक्तियाँ देखिए। दादू दयाल जो दादू पंथ के संस्थापक थे। असत मिले अंतर पड़े भाव भगत रस जाए, साथ मिले सुख उपजे आनंद अंग नवाए। यह जो प्रत्येक पंक्ति हमें कोटेशन के रूप मिली है वो सब परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, और आपकी परीक्षा में भी संभावना बनता है कि पूछ लिया जाए। इसलिए आप सभी बार बार पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और उसके अलावा यूपी पेट, टीजीटी, पीएचटी, सीटेट, डी++ हमारे जो जनरल पेपर की तैयारी वो भी हमारे यहाँ कराई जा रही है। आप कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाएंगे तो आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बताइए, पद्मावत की रचना कब हुई थी। इसको तो मैंने आज की ही क्लास में कई बार बता दिया, पद्मावत की रचना कब हुई थी। तो देखिए इसमें ऑप्शन को पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन फिलहाल पढ़ लीजिए। 1540, 1545, 1509, 1503। तो 1540 में हो गई थी पद्मावत की रचना मित्रों। पद्मावत की रचना कब हो गई थी, 1540 में इन्होंने की थी। किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की कितनी रचनाओं को आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रमाणित माना है, तो पद्मावत, अखरावट और अखिल कलाम, 3 रचनाओं को उन्होंने ज़्यादा प्रमाणित माना है। तो ऑप्शन नंबर A को सही करें आप और आगे बढ़ें। पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक माने गए मित्रों। हाँ, प्रतीक से जो है प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, इसलिए हम सभी प्रतीकों को बता देना चाहेंगे आपको कौन किसका प्रतीक था। यहाँ पर पूछा गया सिर्फ पद्मावती के बारे में, हमको पता है। देखिए जो 14 भुवन है, 14 भुवन यानी मानव पिंड इसका प्रतीक है ये। उसके बाद आपका देखेंगे चित्तौड़। चित्तौड़ किसका प्रतीक है मित्रों, चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक हो जाएगा। सिंघल द्वीप हो जाएगा हृदय का प्रतीक। किसका, हृदय का प्रतीक है चित्तौड़। चित्तौड़ प्रतीक है शरीर का, सिंघल द्वीप हृदय का। जो राजा रत्नसेन है, राजा रत्नसेन मन के प्रतीक हैं। पद्मावती बुद्धि यानी हृदय निवासिनी बुद्धि है, श्रद्धा के प्रतीक है। और नागमती दुनिया का गोरख धंधा अथवा भोग विलास का प्रतीक है। हीरामन जो देखिए, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पाया। जो हीरामन नामक तोता है वह गुरु है, गुरु उसे कहा जाता है, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा। माया अलाउद्दीन सल्तानु, राघव चेतन भा शैतानु। ने राघव चेतन जो था वह शैतान था, और अलाउद्दीन जो था वो माया का प्रतीक था। ये सारे प्रतीक अगर परीक्षा में पूछे जाएंगे तो पद्मावती किसका प्रतीक मानी गई मित्रों। पद्मावती जो प्रतीक मानी गई है वो बुद्धि का प्रतीक मानी गई है। अभी हमने आपको बताया था ऑप्शन नंबर B पर यह दिया गया है। पद्मावत में प्रतीकों के संबंध आकर विचार करना है। देखिए अभी हमने आपको बताया था और यहाँ विचार भी करना है, तो आप उसको ध्यान से पढ़े होंगे, सुने होंगे तो विचार कर लेंगे। रत्नसेन का प्रतीकार्थ मन या आत्मा को माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। नागमती को दुनिया धंधा सांसारिक बुद्धि माना गया है, बिल्कुल सही है। माया का प्रतीक राघव चेतन है, गुरु का प्रतीक हीरामन तोता सुआ है। मित्रों माया का प्रतीक राघव चेतन नहीं है, राघव चेतन तो शैतान था। माया अलाउद्दीन सुल्तानु है ना, माया अलाउद्दीन सुल्तानु, राघव चेतन को शैतानु कहा गया, शैतान कहा गया है। ऑप्शन नंबर देखें आप पढ़िए, लेकिन कथन जो 3 है वो गलत है। कथन 3 गलत है, लेकिन ऑप्शन कौन सा है जो बताएगा इसको। कथन 1, 2 और 4 सत्य हैं। ये सत्य तो है, लेकिन हम आगे और पढ़ेंगे अभी। केवल कथन 3 असत्य है। हाँ ये बात भी सही, केवल कथन जो 3 है वह असत्य है। केवल कथन 3 और 4 सत्य है मित्रों, ऐसा नहीं है, सभी कथन असत्य है। देखिए यहाँ पर इसके 2 जवाब बन सकते थे, 2 जवाब हैं जिसको आप सही कह सकते हो। यहाँ पर आप समझिए कि आपको दोनों में चाहे जो आप लगा दे सही हो जाएगा। केवल कथन 3 असत्य है, यदि आप यह कहते हैं तो भी आपका प्रश्न का सही है, और कथन 1, 2 या 4 सही है, यह बात भी सही है। तो आप हमको देखिए इस प्रश्न के माध्यम से हमें यह बताना था प्रतीक कितने हैं और किसका प्रतीक किसको माना गया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसको शॉर्ट ले लीजिए ताकि आपको सारे अच्छे तरीके से याद हो जाएं। केवल कथन 3 असत्य है, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कथनों पर विचार करना है। विचार क्या करना है, जो यहाँ दिया गया वही विचार करना है, अलग से नहीं करना है। बनारसी दास ने अपनी कथा अर्धकथा, देखिए हिंदी की जो पहली आत्मकथा मानी जाती है उसे अर्धकथानक कहते हैं, और यह उन्होंने बनारसी दास जैन ने 50 वर्ष की अवस्था में लिखा था। अर्धकथानक में 2 प्रेमाख्यानक मृगावती व मधुमालती का उल्लेख किया। उन्होंने कहा था, तब घर बैठे रहो नाहिन हाट बाजार, मृगावती मधुमालती पोथी दो उचार। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कहा है। मृगावती में चंद्रनगर के गणपत देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। और आपको जो पद्मावती में नायक मनोहर व नायिका मधुमालती में, मधुमालती के नायक मनोहर व नायिका मधुमालती महाराज की राजकुमारी का वर्णन किया गया है। ये कथन हो गया। अब आंसर देखिए। अब कथन 1, 2 व 3 सत्य हैं।
केवल कथन 3 सत्य है, केवल कथन 2 एवं 3 सत्य है, या फिर सभी कथन असत्य हैं। मित्रों आप जब इसको पढ़े ध्यान से तो आपको ऐसा लगा कि ये कथन जो है तीनों ही सत्य हैं, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य हैं। बनारसी दास ने अपने अर्धकथानक में यानी आत्मकथा में 2 प्रेमाख्यानक का मृगावती और मधुमालती का वर्णन किया है। और मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मधुमालती के नायक मनोहर व नायिका मधुमालती महाराज नगर की राजकुमारी थी। यह बातें तीनों जो है सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए कितने राजकुमारों को योगी के वेश में लेकर निकलते हैं। देखिए मित्रों 2 बार ऐसा वर्णन आया है। एक बार राजा रत्नसेन सेना जो अपने सैनिक थे, राजकुमार थे, उनको योगी बनाकर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए ले जाते हैं। और दूसरी बार जब राजा रत्नसेन अलाउद्दीन के द्वारा बंदी बनाए गए थे, तब गोरा और बादल पालकी में बिठाकर 16,000 राजकुमारों को राजकुमारियों के वेश में लेकर के जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए कितने राजकुमारों को योगी के वेश में लेकर निकलते हैं, तो 16,000, 15,000, 5,000 से बताइए 16,000 कितने लोग होते हैं, तो लेकर के निकलते हैं रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। बहुत कड़े संघर्ष के बाद उन्हें वो प्राप्त कर पाते हैं। जब पूरा आप पद्मावत पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से इसका वर्णन किया गया। इतना दर्दनाक भी है और अतिशयोक्तिपूर्ण भी है। फिलहाल आप अतिशयोक्ति है इसमें, तो कोई गलत नहीं, कोई बात गलत नहीं जिस प्रकार से वर्णन किया जाए ऐसे। लेकिन अमूल्य निधि है हमारे हिंदी साहित्य की। पद्मावत की कथा को किसने कल्पना प्रसूत माना है? जी हाँ मित्रों, किसने कल्पना प्रसूत माना है? देखिए डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रों आपको जो ये लेखक हुए हैं डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा जी ने, इन्होंने कह दिया कि पद्मावत की जो कथा है वो कल्पना प्रसूत है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पद्मावत की कथा कितने भागों में विभक्त है? मित्रों कितने भागों में, देखिए अब आपको ऊपर खंड में पूछा गया था, लेकिन प्रश्न को पूछने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। अब यहाँ पर मोटे तौर पर पूछा जाए कि कितने भागों में है, 2 भागों में विभक्त है। आप जाने कैसे? अब आपको वहाँ ऑप्शन देखकर भी अंदाज़ा लगा लेंगे। यदि आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि हम 58 बताएंगे कि 2 बताएंगे, तो आप देखिए जब वहाँ पर आपके ऑप्शन आएंगे तो वो डबल डिजिट में आएंगे और ये सिंगल डिजिट में ऑप्शन है। इसका मतलब ये प्रश्न दूसरा है। इसमें 2 भागों में जो पद्मावत कथा चलती है, आप देखिए 2 भागों में चलती है। पहले जो होती है वो सिंघल कथा के रूप में चलती है। एक भाग में सिंघल यानी सिंघल द्वीप की कथा के रूप में चलती है, और दूसरी चित्तौड़ और दिल्ली की कथा चलती है ना। यही 2 भाग कहा जाता है कि पहली कथा को अनेक प्रकार से पौराणिक रस्मों, अति प्राकृतिक तत्वों, यौगिक क्रियाओं, कथानक रूढ़ियों से इस तरह चुना गया है कि उसकी सारी बनावट जो है फंतासी लगती है ना मित्रों। तो यह 2 भागों में विभक्त है। इस प्रकार आप इसको देख पा रहे होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए को सही कर दीजिए और आगे बढ़िए। आगे कहाँ बढ़ेंगे आप? क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। आने वाले टाइम में हम पूरा पाठ्यक्रम कवर करवा रहे हैं एकदम निःशुल्क। शायद ऐसा कोई चैनल होगा जो आपके लिए पूरा एकदम निःशुल्क लेकर के आए। तो मित्रों PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका कि नाम है SSC 77, हम इसी क्लास में चैनल की लिंक भी दे देंगे आपको टेलीग्राम के, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा उसे, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस क्लास में बने रहे हमारे साथ। आशा करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप रिवीजन करते रहें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें, हमारे साथ लगे रहें, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आते हैं बहुत ही शानदार सेशन के साथ आपके साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।